नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ शहडोल जिले में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ शिवाली चतुर्वेदी मैम से। मैम, आप हमारे दर्शकों को अपने बचपन और अपने पीएससी की जर्नी के बारे में बताइए। अ, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवाली चतुर्वेदी है। मैं ज़िला छतरपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं और मेरा बचपन वैसे कहें तो एक सरकारी स्कूल से ही मेरी पढ़ाई हुई है और गांव में ही ज़्यादातर मेरा बचपन बीता हुआ है। और मेरी 12th तक की स्टडी सरकारी स्कूल से हुई है, गांव के ही सरकारी स्कूल से। बचपन के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता था कि चेंज होनी चाहिए हमारे समाज में, और जो हम आसपास का माहौल देखते थे, तो इसी चीज़ को लेके मैं काफ़ी पढ़ना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। मैं अन्य लड़कियों की तरह मतलब सिर्फ शादी करके और घरेलू काम नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने पढ़ने को चुना और पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी और लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी, जिसके दौरान पढ़ने के दौरान ही मुझे फिर आगे कहीं से पता चला कि सरकारी जॉब में आने के लिए आप ये राज्य प्रशासनिक सेवा या राज्य पुलिस सेवा में भी जा सकते हैं, ताकि लोगों की मदद करने का अवसर मिलता है इससे। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रख के लगातार पढ़ाई की और आज उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मैडम, ये आपका कौन-सा प्रयास था? मतलब कितने प्रयास में आपका सिलेक्शन हो गया है? मेरा चूँकि पहले ही प्रयास में पीएससी में सिलेक्शन हो गया था और इसके पहले मेरे जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, कंप्लीट होने के पहले ही मैंने फाइनल ईयर में एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा हुआ था। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरा सबसे पहले एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ था। उसके तहत मैं इनकम टैक्स में काम की हूँ 1.5 साल तक बेंगलुरु में इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में। इसके बाद मैंने और भी परीक्षाएँ दी थी साथ ही। इसके अलावा मेरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हुआ था और पीएससी में मेरा फर्स्ट टाइम डीओ ट्रायल के पद पर हुआ था, जो फर्स्ट पीएससी मैंने दी थी। इसके बाद ये सेकंड टाइम जब मैंने पीएससी दिया था तो मेरा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन हुआ है। मैडम, जब आपका चयन हो गया उसके बाद आपकी ये ट्रेनिंग में मतलब सबसे बड़ी चुनौती क्या रही प्रशिक्षण के दौरान? प्रशिक्षण के दौरान ऐसी कोई विशेष चुनौती नहीं आई, क्योंकि ये मेरे पसंद का काम था। हुँ, हुँ। और ये था कि मतलब पहले से मैं इनकम टैक्स में थी, तो मुझे मतलब एक्सपीरियंस था फील्ड का, तो उस वजह से ट्रेनिंग में ऐसा कोई ख़ास परेशानी नहीं आई। बस थोड़ा-सा सुबह-सुबह उठने का जो रहता है कि सुबह-सुबह से उठ के और फिज़िकल ट्रेनिंग, और हुँ, ये हुँ। थोड़ा-सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड था, पर समय के साथ इसमें भी सुधार आ गया और मैंने अच्छे से किया इसको। मैडम, जब आप तैयारी करती थी और आज के बच्चे जो तैयारी करते हैं, तो आप क्या अंतर देखती हैं? जब मैं तैयारी करती थी तब इतना सोशल मीडिया का इतना नहीं था क्रेज़। तकरीबन और 8-10 साल के आसपास तो हुआ होगा। अ, हाँ, मतलब जब मैं तैयारी कर रही थी वर्ष 2014-15 की जी। बात है ये। हुँ। जब मैं पीएससी की तैयारी कर रही थी तो उस टाइम पे सोशल मीडिया था, पर इतना नहीं था जितना अभी वर्तमान टाइम में सोशल मीडिया का क्रेज़ चल रहा है। हुँ, हुँ। तो खुद को मोबाइल से दूर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। उस टाइम भी मैंने मतलब मोबाइल में मैं सिर्फ़ मेरा काम रहता था घर पे बात करना, वो भी रात में एक बार। बाकी टाइम में मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाती थी, और अगर मोबाइल चलाया तो जो स्टडी से संबंधित कोई मटेरियल अगर सर्च करना हुआ तो केवल तभी चलाती थी, और स्ट्रिक्टली खुद पर नियंत्रण रख के मैंने मोबाइल को हमेशा दूर रखा है पढ़ाई के दौरान। मैडम, बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन क्या कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं भी हो पाता, तो क्या कारण मानती हैं आप इसे? अ, देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि हर बच्चा मेहनत करता है, बराबर मेहनत करते, पर किसी का हो पाता है, किसी का नहीं। ये अपना-अपना मतलब पूरी मेहनत करने के बाद ना हो, ये अपना-अपना लक होता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चे जो करते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही दिशा में वो लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये होता है कि स्मार्ट स्टडी करना। जैसे कि सबसे पहले कुछ बच्चे रहते हैं वो सिलेबस देखते ही नहीं है, सिलेबस को बिना देखे सीधे पढ़ाई करते जाते हैं। हुँ, हुँ। टॉपिक कवर कर लिए उन्होंने, पर सिलेबस उनको पता नहीं कि सिलेबस में और क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस देखें और सिस्टमेटिक पढ़ाई करें। मतलब एक सिस्टम होना चाहिए पढ़ने का, कि जैसे सिलेबस में ये है तो हम ये चीज़ें कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें करें, और उसका रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस। जैसे कि एग्ज़ाम में कई बच्चे होते हैं, पढ़ा तो बहुत होता है पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, वो इसलिए क्योंकि वो जो पढ़ते हैं वो चीज़ें पेपर में नहीं उतार पाते। तो हुँ, हुँ। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अच्छा मैम, तैयारी का आप सबसे सही समय क्या मानते हो? कुछ आजकल के तो बच्चे 12वीं के बाद से भी करने लगते हैं, कुछ लोग कॉलेज से करते हैं, कुछ लोग कॉलेज के बाद क्या करते हैं?
तो आप क्या मानती हैं समय देखिए, तैयारी का ऐसा नहीं है, तैयारी कम से कम 1 साल के टाइम पर्याप्त होता है तैयारी के लिए, 1 से 2 साल का। अगर बच्चे चाहते हैं 12वीं के बाद आजकल लोग तैयारी के लिए ज़्यादातर जाने लगे हैं और कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, ये सबका अपना अलग-अलग होता है। मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था, लगभग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से स्टार्ट कर दिया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो इसमें सबका अपना अलग-अलग होता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि बच्चे 3 साल में उस चीज़ को कवर अप कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे 1 साल में ही कवर कर लेते हैं। तो जिसका जैसा होता है मेंटल स्टेट उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैडम जैसे आपको तकरीबन 1 दशक हो गया पुलिस की जॉब करते हुए, तो ऐसा कोई क्षण आया हो कि कभी इमोशनल रहा हो, कुछ ऐसा? हाँ, कोई ऐसे केस? कई केसेस आए हैं, पर एक मैं बता रही हूँ, मैं रीवा में जब सीएसपी के पद पर पदस्थ थी, तो उस दौरान मैं ऑफ़िस में कुछ काम ही कर रही थी, तब 2 बुज़ुर्ग आए। उनकी उम्र करीब 50-55 के बीच रही होगी। तो वो आके ऑफ़िस में सीधे रोने लगे, तो मैंने पूछा हुआ क्या है आपको? क्या परेशानी है? आपके साथ कोई जी, क्राइम जी। हो गया? हुँ, तो बोले हमारे साथ कोई क्राइम नहीं हुआ है। उनको सिर्फ़ यही था कि उनका जो बच्चा है, उनका एक ही बच्चा था, पर वो नशे की गिरफ्त में पूरी तरह से आ गया था। कितने साल का रहा होगा वो? वो रहा होगा करीब 22-23 साल का। 22-23 हाँ, जी। तो वो पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुका था और उन लोगों के साथ मारपीट भी करता था और चोरी घर का पूरा सामान बेच दिया था। इनफैक्ट खाने के बर्तन वगैरह भी उनके पास नहीं बचे हुए थे। तो वो लिटरली आके रोने लगे और उनका ये कहना था, मैडम किसी भी तरह करके मेरे बच्चे को जेल भेज दीजिए। अब हम मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। तो मतलब ये बहुत ही भावुक पल था कि एक माँ-बाप आके जो बच्चे से अपने इतना प्यार बच्चे करते को हैं, अपने बच्चे को जेल भेजने के लिए गुज़ारिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा भावुक क्षण था मेरे लिए। मतलब एक तरफ माँ-बाप की मदद करने का कि वो जेल भेजने के बाद ही उनको ऐसा लगेगा कि उनकी मदद हो पा रही मदद है हो पाएगी। और वो जो बच्चा जो नशे की गिरफ्त में है, उसको भी बाहर निकालने के लिए। जी। अच्छा मैम जैसे आप रीवा में भी थी, शहडोल में भी कार्यरत हैं, तो दोनों ज़िलों में अंतर क्या है? मतलब क्राइम रेट में और अन्य चीज़ों में? देखिए, क्राइम तो सब जगह ज़्यादातर वही होते हैं, पर क्राइम की जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं जो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकती हैं वहाँ के माहौल के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से। जैसे कि रीवा में सबसे ज़्यादा जो क्राइम सामने आते थे, वो होते थे धोखाधड़ी से संबंधित। धोखाधड़ी, हाँ। धोखाधड़ी मतलब नशीली कफ सिरप हाँ, और वो भी थोड़ा-सा दूसरा नशा, सबसे बड़ा नशा। नशीली कफ सिरप रीवा में था हुँ, और धोखाधड़ी। 2 मेन चीज़ें थी जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्राइम थे। और जो शहडोल में भी नशा है, पर रीवा की तुलना में थोड़ा कम है और नशीली कफ सिरप का भी यहाँ कम है, यहाँ गांजे का नशा ज़्यादा है। ज़्यादा। अच्छा मैम ये पुलिस पर क्या काफ़ी ज़्यादा काम का दबाव रहता है चूँकि संख्या भी काफ़ी कम है, ऐसा है? हाँ, चूँकि आप जानते हैं कि पुलिस में फ़ोर्स बहुत कम है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग उतनी भर्तियाँ नहीं हो पाती हैं और हर मंथ रिटायरमेंट भी पुलिस फ़ोर्स का जी। कुछ न कुछ होता रहता है। तो पुलिस फ़ोर्स की कमी बनी रहती है और पब्लिक डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो पब्लिक के रेशियो में देखा जाए तो पुलिस फ़ोर्स बहुत कम है और चूँकि क्राइम अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हर जगह पुलिस की प्रेज़ेंस भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो पुलिस पर काम का दबाव नो डाउट बहुत ज़्यादा है अभी। अच्छा मैम ये डीएसपी के पद पर आप पदस्थ हैं, डीएसपी की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? देखिए, डीएसपी जब शहर देखता है तो वो सीएसपी कहलाता है और जब ग्रामीण एरिया देखता है तो एसडीओपी कहलाता है और डीएसपी का मुख्य काम यही है कि अपने अनुभाग से संबंधित जो उसके अनुभाग से संबंधित कार्य क्षेत्र है उसमें कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे, साथ ही उसमें अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो और अगर कोई आपराधिक घटना घटित हो जाती है तो उसका त्वरित निराकरण हो और पीड़ित को न्याय मिले। इसके अलावा जो भी क्षेत्र में दंगे फसाद या कोई भी जी। अशांति से संबंधित स्थिति होती है तो उस पर तत्काल नियंत्रण करना होता है और अपने अंडर में आने वाले थानों का प्रशासनिक नियंत्रण। अच्छा मैम ये किशोर-किशोरियों द्वारा भी आपराधिक प्रवृत्ति करने की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी है, इसमें क्या सोशल मीडिया का भी रोल है? आप क्या मानती हैं इसमें? जी हाँ, आजकल जो अभी क्राइम ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, खासकर टीनेजर्स में, उसमें हुँ, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जो किशोर टीनेजर रहते हैं वो समय से पहले ही मैच्योर हो रहे हैं बच्चे, सोशल मीडिया को देख कर, और वो मैच्योरिटी कहीं न कहीं क्राइम को जन्म देती है। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पॉक्सो एक्ट क्या है। जी, जी। कभी-कभी नाबालिग लड़के, नाबालिग लड़कियों को भगा के ले जाते हैं और कुछ उनके साथ कुछ भी गलत हो जाता है। हुँ, हुँ। वो एक क्राइम है, वो कानून के तहत एक क्राइम है पॉक्सो एक्ट के तहत, पर बच्चों को नहीं पता है। उनका पूरा करियर ख़राब हो जाता है जब उनकी हम बरामदगी, दस्तयाबी
करते हैं तो पता चलता है कि उनके साथ क्राइम हो गया, तो हमें ना चाहते हुए नाबालिगों को फिर उसमें कानूनी तौर पर सज़ा दिलवाने के लिए उनको जेल भी भेजना पड़ता है और वैधानिक कार्रवाई भी करनी पड़ती है। तो जो किशोर किशोरियाँ टीनेजर्स हैं वो सोशल मीडिया से गलत चीज़ें ना देखें, सोशल मीडिया का उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करें, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए करें, और जो भी गलत आचरण है उनको बिल्कुल ना अपनाएं। मैम पिछले कुछ सालों में तकरीबन 2-3 सालों में साइबर ठगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। ये मतलब क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है इसके बारे में? हाँ, आप देख रहे हैं कि वर्तमान में चूँकि डिजिटल युग है, आजकल हर चीज़ का पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, सारे काम आपके ऑनलाइन घर बैठे हो रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, डिजिटली हो गई हैं, तो इससे रिलेटेड फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साइबर ठग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, वो नए-नए तरीके रोज़ निकालते हैं कि कैसे हम लोगों के साथ साइबर ठगी करें। अब इसके लिए ज़रूरी है कि लोग अलर्ट रहें, क्योंकि साइबर ठगी ना पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो जाती है और अनपढ़ के साथ भी हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा साइबर ठगी का शिकार होते हैं, खासकर जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है कि लोगों की जीवन भर की कमाई चली जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेफ क्लिक करें, कहीं भी देखें सोच समझ के क्लिक करें, कभी भी उस चीज़ में आलस ना करें कि अगर हमारे मोबाइल में कुछ आया है तो हम इसको बिना देखे क्लिक कर दें। सबसे पहले उसको देखें ज़रूर, देखने के बाद सोच समझ कर उसको क्लिक करें, चाहे वो कोई OTP से संबंधित क्लिक हो या फिर कोई ऐसा फाइल या PDF डाउनलोड करने से संबंधित क्लिक हो। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में सेफ क्लिक 2.2 चलाया गया था, जिसका काफ़ी प्रभाव हुआ है और लोग साइबर अपराधों के प्रति जागरूक हुए हैं। अच्छा मैम, ये आजकल तो उससे मोबाइल में वो शादी का कार्ड वगैरह भी भेज देते हैं, उसमें भी लोग जान नहीं हाँ, पाते, तो वो वाला भी बहुत चला है इस समय। बिल्कुल, इस चीज़ के लिए पुलिस लगातार अवेयर भी कर रही है लोगों को, हर क्षेत्र में लोगों को अवेयर कर रही है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते या फिर कुछ कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनके मोबाइल में साइबर जो ठग रहते हैं वो इस टाइप के PDF भेज देते हैं या APK फाइल भेज देते हैं, जैसे किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ भेज देते हैं, या फिर शादियों के टाइम पे शादी के निमंत्रण कार्ड, और लोग बिना देखे समझे उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं हैकर उनका फ़ोन हैक कर लेता है और फिर उनका पूरा फ़ोन का कंट्रोल हैकर्स के पास चला जाता है। फिर जो भी उनका अकाउंट से ट्रांजैक्शन या कुछ भी होता है तो उसको वो लोग ले लेते हैं और उनके साथ ठगी हो जाती है जो पीड़ित रहता है। जी मैम। अच्छा मैम, जब आप रिवम पदस्थ थी तो प्रेगनेंसी दौरान जैसे सभी लोगों ने देखा कि आप वो वहाँ भी काम कर रही थी, मतलब चिकित्सक बोलते हैं कि 3 महीने तक रेस्ट करो, काफ़ी दिक्कत होती, रिस्क भी रहता, फिर भी आप 8-9 महीने तक लगी, मतलब ऐसे कैसे हिम्मत जुटा पाई? हाँ, कैसा मैं था? रीवा में जब CSP थी तो वहाँ पर मैं 9 मंथ तक काम की हूँ, हुँ, और स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम जाती थी, शारीरिक मानसिक दोनों तरह की जी, ही चुनौतियाँ आती क्योंकि हैं पुलिस की प्रेगनेंसी के जॉब है, टाइम में। फिर करना पड़ता है सब फील्ड जी में हाँ, जाना। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में मतलब शुरू के 3-4 महीने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब हर टाइम वॉमिटिंग होते रहना सब कुछ, फिर भी खुद पर कंट्रोल करके और ये देशभक्ति जनसेवा को मानते हुए लोगों बिल्कुल। के बीच काम करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, और घर पर खाली बैठकर रेस्ट करने में मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं चाहती थी कि अब एक्टिव रहूं, और एक्टिव रही तो बाद में मुझे ऐसी ज़्यादा कोई समस्या नहीं आई। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग रहा, परिवार का सहयोग रहा और जनता का भी सपोर्ट रहा, टीम का भी मेरे सपोर्ट रहा, जिस वजह से मैं ये सब कर पाई। अच्छा मैम, जैसे आपके हस्बैंड भी वो DSP के पद पर पदस्थ है, तो उस दौरान क्या मतलब वो सिचुएशन, वो बोलते थे छुट्टी ले लो ऐसा कुछ? नहीं, चूँकि वो भी DSP हैं, पुलिस में हैं, तो वो समझते हैं कि छुट्टी लेना कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता। आप कितनी छुट्टी लोगे? आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको कुछ छुट्टियाँ चाहिए पड़ती हैं। तो आप ऐसी कठिन परिस्थिति में कैसे मैनेज करके काम कर सकते हैं, उस चीज़ में उनका मुझे हमेशा सपोर्ट रहा, और परिवार का भी सपोर्ट रहा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और बाकी जो मेरी टीम थी, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट की, जिसकी वजह से मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी अच्छे से काम कर पाई। अच्छा मैम, जैसे अगर कोई बच्चा है उसके माता-पिता दोनों जॉब में हैं, तो बच्चों को सँभालना काफ़ी दिक्कत, मतलब थोड़ा-सा दिक्कत होती है। तो आप भी पुलिस में हैं, हस्बैंड भी आपके, तो फिर बच्चे को सँभालने में कैसे, मतलब कैसे मैनेज की हाँ, जॉब, ये बच्चा? आजकल के टाइम में ये बहुत ज़्यादा समस्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो बच्चों की परवरिश जो है, खासकर जो बहुत छोटे बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, बच्चों को, जी हाँ। उनकी परवरिश का एक बहुत ज़्यादा हमें भी चिंता रहती थी कैसे होगा, पर जी। जो हमारी फैमिली है, मतलब मेरे इन-लॉज़ हैं, उनका मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है, और वो साथ में रहे, जिस वजह से हमें बच्चे की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं रही जितनी ऐसे माँ-बाप को रहती है जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है, मतलब किसी मेड के भरोसे छोड़ना पड़ता है। और साथ ही बच्चे को टाइम देना भी एक बहुत जी बड़ी मैम, जी। चुनौती रहती है जब आप फील्ड में होते हो। तो
अब जो टाइम था सबके सहयोग से निकला अच्छे से, और परिवार के सहयोग से सारी चीज़ें अच्छी रही हैं। अच्छा, हम ये युवाओं में अपराध की ओर झुकाव कभी कुछ तेज़ बढ़ा है, कुछ कुछ ग्लैमर दिखाने के लिए कुछ पिस्टल लेकर कुछ कर रहा है, कोई कुछ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये क्यों हो रहा है? हाँ, अब देखिए मेनली जो अपराध होते हैं 80% जितने भी अपराध होते हैं वो 15 साल से लेके और करीब 45 साल तक की एज ग्रुप वाले ही करते हैं, जो मतलब टीनेजर से लेके और जो युवा पीढ़ी होती है वही मेनली अपराध करती है, चाहे वो चोरी, डकैती, लूट, हत्या या नशे से संबंधित तस्करी या कुछ ऐसे अपराध। तो ये जो अपराध रहते हैं वो युवाओं द्वारा ज़्यादा किए जाते हैं। वो क्रेज़ रहता है युवाओं में कि दिखावा करना, जैसे नशे कोई आप मान के चलें कि स्कूलों में या कॉलेज में ही कल्चर है, अगर ये एक कोई नशा कर रहा है कोई स्टूडेंट तो दूसरे नहीं करते जो, तो उनको मोटिवेट किया जाता है कि अरे तुमने ये ट्राई नहीं किया तो क्या ट्राई किया। तो ये ट्राई वाला जो सिस्टम है, नई नई चीज़ें ट्राई करना, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो इस चक्कर में युवा मिसलीड हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं और गलत रास्ते पे जाने लगते हैं। अब वो जैसे नशा तस्करी में बहुत पैसा है, एक दो को उन्हें देख लिया अपने दोस्तों को, वो भी उसी चीज़ में उतर आते, पर उनको ये पता नहीं रहता कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। इसके अलावा नशे के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चोरी की आदत लग जाती है, जैसे काम कुछ नहीं करना, बेरोजगारी है, तो इस वजह से भी युवा गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसमें कई फैक्टर हैं। दूसरा तीसरा परवरिश का रहता है कि अगर उनके आसपास का माहौल खराब है या परिवार का माहौल खराब है तो बच्चे अपराध की तरफ अग्रसर होते हैं। अच्छा, हम ये काम के दौरान कई बार मानसिक तनाव आता है, खासकर पुलिस तो आ ही जाता है, तो इनसे कैसे निपटती हैं, क्या करना चाहिए? मानसिक तनाव, हाँ, पुलिस की जॉब में तो रहता है, वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं रहते हैं, पर तनाव जब होता है तो मैं जो एक्सरसाइजेस वगैरह रहती है वो तो है ही, साथ ही ये सेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है, या पुलिसकर्मी जो भी रहते हैं उनको हमेशा रखना चाहिए कि उनको जो वर्दी मिली है वो ऐसी चीज़ है जिससे आप मतलब लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप समाज के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह रहते हैं, और जो संकट में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए आप इतना कुछ कर देते हैं कि व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं कर पाता। उस चीज़ को करने की जो संतुष्टि होती है वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाती है, और एक संतोष मिलता है कि हाँ, हमने जीवन में अच्छा काम किया है। अच्छा मैम, काम के दौरान कभी कोई ऐसा फैसला लेना है जो कि काफ़ी मुश्किल रहा हो, मतलब काफ़ी कठिन रहा हो काम के दौरान, ऐसा कुछ कोई मामला ऐसा? ऐसे कई मामले आते हैं जब हमें फैसला करना पड़ता है कि हम पहले ऑप्शन को चुने या दूसरे ऑप्शन को, और दोनों ही ऑप्शन सही रहते हैं। जी। तो ऐसी परिस्थितियां फंस जाती है कि कभी नैतिकता और कानून आमने सामने हो जाते हैं, तो दोनों के बीच में एक वो ब्रिज बनाते हुए ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है ताकि नैतिकता भी बनी रहे और कानून का सम्मान भी बना रहे। तो ऐसी स्थिति में खासकर वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन और टीम के सहयोग से सारे चैलेंजेस को दूर किया जाता है। अच्छा, से अपराधियों को पकड़ती है, कोर्ट में पेश भी करती है, केस भी चलता है, लेकिन कई बार छूट भी जाते हैं, पर मतलब रहते हैं लेकिन छूट जाते हैं किसी न किसी कारण से। तो ऐसा कभी लगता हो गया इतने मेहनत से पकड़े किए, लास्ट में छूट गया? हाँ, ऐसा बहुत केसेस में होता है कि कभी कभी मतलब कभी क्या मतलब जब केसेस में ऐसे बरी होते हैं आरोपी होते हुए भी, पर कभी कभी विवेचना पर्याप्त, जैसे पुलिस में जो भी अधिकारी या कर्मचारी विवेचना कर रहे हैं वो प्रॉपर विवेचना नहीं किए तो उसका लाभ उन्हें कोर्ट में मिल जाता है, या फिर कोर्ट में जो वकील पक्ष रहते हैं वो कुछ ऐसे फैक्ट या कुछ ऐसी ज़राए बहस करते हैं जिस चीज़ का लाभ सामने वाली पार्टी को मिल जाता है और उससे आरोपी दोषी होते हुए भी दोष मुक्त हो जाता है। तो ये सिचुएशन में लगता है कि हाँ, मतलब इतनी मेहनत की पकड़े, नहीं मेहनत का नहीं है, सबसे बड़ा तो ये लगता है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिला। पीड़ित को न्याय मिलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुलिस का काम ही अपराधियों को सज़ा दिलवाना, और सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस सबूत इकट्ठा करती है, उनको कोर्ट में पेश करती है, और वही जो पुलिस पेश करती है वही कोर्ट में सालों तक चलता रहता है। कभी कभी समय बहुत ज़्यादा हो जाता है हियरिंग में या किसी चीज़ में, तो वो सबूत की जो रहती है मतलब प्रामाणिकता वो भी कभी कभी कम होने लगती है। तो अभी वर्तमान युग में टेक्निकली बहुत ज़्यादा पुलिस को स्ट्रॉन्ग किया गया है, जो तकनीकी साक्ष्य हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो संभवतः इसका अच्छा परिणाम भी आएगा और दोषियों को सजा भी मिलेगी। अच्छा मैम, ये जो BNS है ये मतलब सही है पहले के बच्चे जो IPS धारा थी? हाँ, ये जो नए कानून बनाए गए हैं इसमें काफ़ी कुछ संशोधन किए गए हैं जनता के हित में और कानून के हित में, जिससे आरोपी जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिल सके। और इसमें तकनीकी को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि तकनीकी साक्ष्यों, तकनीकी एविडेंस को चूँकि कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो उनसे सज़ा का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
अच्छा मैम, ये सोशल मीडिया पुलिस के लिए वरदान है या दिक्कत करती है? अच्छा, आप क्या मानती हैं? देखिए, पुलिस के लिए तो दोनों तरह से मान सकते हैं। उसका सही उपयोग करेंगे तो पुलिस के लिए बहुत अच्छा है, हुँ, और उसका अगर कोई व्यक्ति गलत उपयोग कर रहा है तो हुँ, फिर वो अभिशाप बन जाता है। तो पुलिस के लिए लोगों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम भी है सोशल मीडिया। या अगर पुलिस को कोई जागरूकता कार्यक्रम करना है, जैसे सेफ क्लिक हो गया, या नशा मुक्ति पे जो कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके अलावा पुलिस को जनता से कोई अपील करनी है तो वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उससे क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कई जी, ऐसे जी। साइबर क्राइम हमारे सामने आते हैं जिनका ऐसा रहता है कि हमें चीज़ें क्विकली नहीं मिल पाती हैं। जैसे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से क्राइम हो गए, या कुछ और ऐसे क्राइम हो गए, तो उनको डिटेक्ट करने में भी कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा मैम, क्या हर शिकायत की एफआईआर दर्ज होती है? कई बार वो पीड़ित बोलते हैं हमारी एफ वो शिकायत की एफआईआर नहीं हो रही, क्या क्या है इसमें? ये शिकायत के नेचर पर डिपेंड करता है कि हुँ, शिकायत किस टाइप की है। जैसे कोई धोखाधड़ी संबंधी शिकायत किया तो उसमें टाइम लिमिट सेट है कि इतने टाइम में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और टाइम लिमिट के अंदर क्राइम रजिस्टर्ड करे अगर क्राइम पाया जाता है। जैसे जी। महिला संबंधी अपराध हैं हुँ, या SC/ST के अपराध है तो उसमें प्रथम दृष्टया FIR दर्ज हो जाती है। जी, जी। तो शिकायत के नेचर पर डिपेंड करता है कि शिकायत किस तरह की है। अच्छा मैम, आम नागरिक को कौन-कौन से सामान्य अधिकार पता होने चाहिए, जिससे कि उसको कानून के बारे में पता चल सके? सामान्य से कुछ ऐसे? आम नागरिकों को मेनली अपने अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं वो तो सारे अधिकार आम नागरिकों के लिए हैं ही, हुँ, कि मतलब अच्छे से रहने का अधिकार, हुँ, अपनी रोजी रोटी कमाने का हुँ, अधिकार, ठीक है, एक सुरक्षित माहौल में रहने का अधिकार। हुँ, सुरक्षित माहौल पुलिस से संबंधित जो है कि सुरक्षित माहौल उनके लिए होना चाहिए, वो पुलिस से अपेक्षा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कि अगर लगातार किसी क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं ताकि पुलिस उस एरिया में कंट्रोल करे। जी। इसके अलावा कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, जैसे महिलाओं से संबंधित है कि महिलाओं को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ, जैसे अभी पुलिस से मतलब जो टॉर्चर वगैरह चीज़ें होती थी, पहले पुलिस प्रताड़ना का ऐसा आता था, तो वो सारी चीज़ें भी इनके संबंध में भी अब कानून आ गए हैं कि इसकी शिकायत किसी भी वैधानिक तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हैं, हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, अगर वो गलत नहीं है तो। हुँ, हुँ। और अगर वो गलत है तो फिर उसको सज़ा मिलना भी तय है। अच्छा मैम, कई बार अफ़वाह के कारण भी अपराध बढ़ जाते हैं, भीड़ अग्रेसिव हो जाती है अफ़वाह के कारण, मतलब कुछ सच्चाई नहीं है पर ऐसा अफ़वाह के कारण लोग विवाद करने लगते हैं, लड़ाई, तो इसके मामले में क्या देखिए, होता है? भीड़ का कोई एक दिमाग नहीं होता। भीड़ हुँ, में कई बुद्धिजीवी लोग भी रहते हैं, कई बिना पढ़े लिखे या कई अनपढ़ लोग भी रहते हैं। बिल्कुल। तो जब भीड़ एक साथ जुड़ती है तो वो एक अलग ही उसका दिमाग हो जाता है। तो अफवाह जो रहती है, भीड़ में जो बहुत बड़ी उसमें संख्याएँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हुँ, हुँ, या भीड़ कहीं किसी जगह एकत्रित होकर दबाव बनाने लगती है। हुँ, तो ऐसी स्थिति में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो अफवाह को हमें जानना चाहिए कि क्या अफवाह उड़ी हुई है, और अगर अफवाह कोई गलत तरीके से बताई गई है लोगों को तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय रहते जो लोग अच्छे लोग हैं या जो कानून को समझते हैं वो खुद को उस चीज़ से दूर कर सकें। मैम, ये नशा मुक्ति अभियान कुछ अभी चलाया जा रहा है, उसके बारे में बता दीजिए? हाँ, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में अभी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान स्टार्ट किया जा रहा है। जो युवा हैं खासकर, उनको नशे की लत से दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा नशे के जो शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव रहते हैं, साथ ही नशे के सामाजिक, आर्थिक कई तरह के नुकसान हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना और लोगों से इस मुहिम में जुड़ने के लिए अपील करना सबसे बड़ा उद्देश्य है, ताकि हर व्यक्ति एक नशा मुक्ति के लिए मित्र बन के काम करे जी। और जो हमारा समाज है वो नशा मुक्त बने।